चलिए, प्रियदर्शी आईएएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर फिर से आपका स्वागत है। मैं आपको एक बार और सूचित कर देना चाहता था, जो वादा के अनुसार मैंने वादा किया था कि मैं बिहार में जो वोटर आईडी वेरिफिकेशन किए जा रहे हैं उसके ऊपर जरूर मैं वीडियो लेकर आऊंगा। क्योंकि पिछली बार मैंने वादा किया था, मैं इसी पर वीडियो बनाने वाला था, लेकिन वीडियो मैं थोड़ा सा लेट, लेकिन बहुत अच्छे तथ्यात्मक पहलुओं के साथ, इनकी ऐतिहासिकता की पृष्ठभूमि के साथ इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी, क्या यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, किन मुद्दों को लेकर आया और सुप्रीम कोर्ट ने में इसका क्या विपक्ष के नेताओं के द्वारा जो इनके प्रतिरोध में क्या तर्क रखे गए और वह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्यों उसे खारिज कर दिया गया, इन सभी बातों की हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। चलिए, अभी आप आते हैं कि बिहार में जो वोटर आईडी वेरिफिकेशन हो जा रहा है उसकी कुछ पृष्ठभूमियों को जान लेते हैं और अभी तक जो इसमें क्या प्रगति हुई है उस सारी समीक्षाओं को इस जगह पर रखने की प्रयास करेंगे। यह मेंस की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी होंगे और साथ ही यह मेंस की दृष्टि से आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। पहली नंबर बात कि इस बिहार में जो वोटर आईडी वेरिफिकेशन हो जा रहा है वह जो इनिशिएटिव के अंतर्गत कार्य कराया जा रहे हैं उसे कहा गया है स्पेशल इनिशिएटिव, स्पेशल इनिशिएटिव रिवीजन, यानी कि इसको SIR कहा गया है। तो पहला नंबर प्रश्न यहीं से एक आएगा कि इसे क्या नाम दिया गया है। इसको कहा गया है SIR, सर तो याद आपको रहेगा ही, सर माने महाशय। तो महाशय का प्रोग्राम चल रहा है कहां पर, तो बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान, इसको कहा गया है विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान का नाम दिया गया है। इसे ही सर कहा गया है, इसी को कहा गया है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। शायद आपको किसी पेपर, मैगजीन या अगर किसी समाचार पत्र को भी पढ़ रहे होंगे तो इतनी बारीकी से आपको ज्ञान वहां तक नहीं पहुंचा होगा। अब एक इंफॉर्मेशन ये सीखने को मिला आपको कि इसे सर भी कहा जाता है, इसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन भी कहा जाता है, इसे विशेष गहन पुनरीक्षण भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसे विशेष गहन पुनरीक्षण, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। आज आपको आनंद ना आ गया पूरे YouTube के इतिहास पर इससे बढ़िया अगर वीडियो मिला होगा तो तब मुझे आप सूचित भी करेंगे। अब सवाल उत्पन्न होता है कि इसमें था क्या सर, SIR में क्या था। अब बार बार मैं पूरा ये नाम नहीं बताऊंगा, सिर्फ सर का मैं चर्चा करूंगा। तो यह सर में किस प्रकार की बातें की गई है, इसमें आपके घर पर BLO आएंगे। आपके घर पर कौन सा आएंगे, BLO आएंगे। BLO को आप जानते ही होंगे। तो BLO आएंगे और 11 प्रकार के दस्तावेज में एक दस्तावेज लगाना होगा, एक फॉर्म देंगे जिसको फॉर्म संख्या 6 कहा गया है। फॉर्म संख्या 6 कहा गया है, उस फॉर्म 6 को भरना है और उसमें से कुछ दस्तावेज, जिसमें 11 प्रकार के दस्तावेज की बातें की गई है, वह पूरा 11 दस्तावेज नहीं डालना है। उस दस्तावेज में से एक दस्तावेज उसमें डालना हो सकता है, वह जमीन की रजिस्ट्री से संबंधित हो सकता है। इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि उसमें कभी आधार कार्ड नहीं लगाना है, उसे नहीं माना जाएगा, ना पिन। तो ये सारी जो 11 प्रकार की दस्तावेज है, जिसमें आपके मूल प्रमाण पत्र भी हो सकते हैं, शैक्षणिक पृष्ठभूमि से रिलेटेड, जिसमें आपके जन्म का उल्लेख होगा, जन्म तिथि का उल्लेख किया गया हो, वो दस्तावेज भी लगेंगे। ऐसे 11 प्रकार के दस्तावेज की चर्चा सरकार ने कर दी है। उस लिस्ट में से एक दस्तावेज होना चाहिए और प्रॉपर जो है आप उस फॉर्म को भरकर आप BLO को जमा कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सर मैं ऑनलाइन भी कर सकता हूं क्या मैं कहीं अगर देश के किसी कोना में हो तो क्या बिहार में जाकर ही हम ऐसा कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है कि सभी के लिए यह एक्सेस नहीं किया गया कि सभी को मोबाइल पर एक्सेस हो कि भाई हम जो है हम मोबाइल के थ्रू हम बैठे बैठे ही हम उसका जो है उसको हम जो है वेरीफाई कर सकते हैं, अपना दस्तावेज को, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। तो सिर्फ वही लोग कर पाएंगे
जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, यानी कि जो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड जो निबंधन करा चुके हैं वही अपने मोबाइल से या किसी अपने सिस्टम के माध्यम से घर बैठे बैठे निबंधन करा सकते हैं। जिनका निबंधन नहीं हुआ है वह लाख चाह रहेंगे, उनका वेबसाइट ही नहीं खुलेगा। तो कुछ लोगों को यह मानना है कि यह तो वेबसाइट खुल ही नहीं रहा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, जब तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, आप उस पर निबंधित कर लेते हैं, तभी वह आपका वेबसाइट खुलेगा, और नहीं तो आप बीएलओ के माध्यम से ही आप इसको वेरीफाइड कर सकते हैं। तो बहुत व्यवहारिक चीज है जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। दूसरी नंबर बात है, तीसरी नंबर बात यह है कि मैंने आपको बीएलओ की चर्चा की हूं। इस बीएलओ के द्वारा आपको सत्यापन में आपका वोटर लिस्ट अगर नहीं है, वोटर लिस्ट में अगर नाम नहीं है, मान ली कि बहुत लोग परेशान हो जाएंगे तो मेरा तो वोटर लिस्ट से ही नाम कट गया है, तो बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है, ना पैनिक क्रिएट करना है, न बहुत ढंग की बहुत बातें हो जाएगी कि बहुत सारी चीजें उत्पन्न हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको फॉर्म 6 भरना है, उसमें फॉर्म 6 आएगा, फॉर्म 6 को भरना है और उसको वो भी आपको फॉर्म 6 भरकर बीएलओ के ही यहां जमा आपको करना है। अगर ऑनलाइन आप करना चाहते हैं तो आप फॉर्म 6 भरकर आप उसे ऑनलाइन भी संप्रेषित कर सकते हैं, है कि नहीं। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर मैं बीएलओ से भरवाऊंगा, वो कहां जाएगा, और या ऑनलाइन करेंगे तो वो भी कहां जाएगा। तो देखिए, बीएलओ वही काम करता है जो काम आप ऑनलाइन करते हैं। बीएलओ भी आपका ऑनलाइन ही वो फॉर्म भरता ही है, लेकिन जो बीएलओ से न करवाकर आप स्वयं तभी करा सकते हैं जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो गया हो, वही आदमी ऑनलाइन उनका जो है ओपन फाइल होता है। तो ये दो चीजें हैं जिससे आप बिल्कुल ही जो है व्यक्ति पैनिक क्रिएट किए जा रहे हैं कि ऐसा क्या होगा नहीं होगा। इसमें बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट करने की संभावना नहीं है, न के बराबर है। 25 जुलाई तक, आज 21 जुलाई हो गया, 25 जुलाई तक आज लास्ट डेट है सबमिशन का। तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं आपका अगर रजिस्ट्रेशन है, और नहीं तो बीएलओ को जाकर आप इसको सबमिशन कर सकते हैं। 25 जुलाई लास्ट डेट है, लेकिन 25 जुलाई अंतिम डेट तक आप बिल्कुल ही आप जो है उसका ये नहीं कीजिए, जो है उसका इंतजार मत कीजिएगा। अब जो है आप बोलेंगे कि ये चीजें आप वीडियो क्यों नहीं पहले बनाए सर, पहले ये वीडियो बना देना चाहिए ताकि बहुत सारे लोगों को फायदा हो सकता है इस जानकारी के विषय में। लेकिन हम कुछ चीजों को हम जो है इंतजार कर रहे थे, उसके पीछे हम कारण जानना चाह रहे थे, उसका रिजल्ट क्या आने वाला है। और जो मैंने इमेजिनेशन कर रहे थे कि यहाँ इन क्षेत्रों में गड़बड़ियां हो सकती है, वो गड़बड़ियां, वह पूर्णतः मेरा जो शक था वह 100% वह शक हकीकत में कन्वर्ट होने जा रहा है। यह इस चीज की भी हम जिक्र कर पाएंगे। देखिए, अभी बहुत रिसेंट जो डाटा आया है हमारे पास, जो रिसेंट हमने पीआईबी से या भारत सरकार के वेबसाइट या निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से जो मैंने पूरे निचोड़ को खंगाला है, आज तक जो 1 या 2 दिन के पहले तक जो अपडेट आया है वो अपडेट मैं आपके सामने रखना देना चाहता हूं। 88.65% लोगों ने फॉर्म को जमा करा दिए हैं। सिर्फ लगभग 11% के, आज से 1 या 2 दिन पहले की घटना है, 1 से 2 दिन मैंने आज या कल की घटना है, वहां तक मैं अपडेट करा दिया हूं। लगभग 11% से 12% लोग अभी भी अपडेट नहीं कराए हैं। तो 3 से 4 रोज आपके पास सिर्फ समय बच जाता है, तुरंत अपडेट करा दीजिए और फॉर्म जमा करा लीजिए। इस 88.65% जो अभी फॉर्म जमा कराए हैं उसमें से 35.6 लाख का फॉर्म या जो फर्जी है या डुप्लीकेट है या वोटर पहचान की गई है जो फर्जी है, यानी कि यह फर्जी लोगों का डुप्लीकेट या बना हुआ है, जिन पर कार्रवाई होने की पूरी संभावना है, इन पर कार्रवाई की जाएगी नहीं। और जिनका डुप्लीकेट है वो डर के रहेंगे, वो जरूरी वो अनलीगल जरूर होंगे। लेकिन जिनका वोटर लिस्ट से नाम कट गया है, मैं बार बार कह रहा हूं, फिर से अपील कर रहा हूं, अगर डेट भी समाप्त हो जाएगा, अगर वोटर लिस्ट से नाम भी कट गया है तो बहुत पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है।
आपको फिर से फॉर्म 6 ही भरना है। देखिएगा बीएलओ से आप जाइएगा, फॉर्म 6 को भरिएगा और बार बार अपील वहां पर करना है, और आप इलेक्शन में ईमेल भी डाल सकते हैं। तो बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट नहीं करना है, उसको फॉर्म उस स्थिति में भी फॉर्म 6 को ही भरना है। अब देखिएगा मैं आपको बताता हूं कि डुप्लीकेट वोटर पहचान की गई है, अभी तक जो आया है उसमें 35.6 लाख, कम नहीं डाटा है, बहुत ज्यादा डाटा है यह। अब जो है, अब 2-3 चीजें बात समझ में आएगी कि इस डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या, किनको जरूरी है डॉक्यूमेंट्स देने की और किसको डॉक्यूमेंट्स देने की बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। तो देखिए हमारे पास जो जितने भी मतदाता है, तो मतदाता जिनका 18 वर्ष से उम्र है, ज्यादा हो गया है या 18 वर्ष है, वोटर लिस्ट तो उन्हीं का बनेगा। तो हमारे अभी बिहार में जितनी जनसंख्या है, लगभग जो आपका 10 करोड़ से 10 करोड़ से ऊपर हो चुकी है जनसंख्या, उसमें से 4.96 करोड़ 4.96 करोड़ लोगों की जो है वोटर लिस्ट में नाम है। उस वोटर लिस्ट नाम में अभी जो है उसका पंजीकृत हुआ है, उसमें जिनका जो है वोटर लिस्ट में नाम 2003 के बाद जुड़ा है या उसके बाद जो रजिस्टर्ड हुआ है, उसी मतदाताओं को नागरिकता साबित करना होगा। और जिनका 2003 से पहले के हैं, कुछ लोग पैनिक हो गए, हम तो इतना सालों से रहते आ रहे हैं लेकिन हमारा जो है नागरिकता की पहचान जो है सरकार मांग रही है, तो पहला ये क्लॉज जरूर पढ़ लीजिएगा कि 2003 के बाद जिनका पंजीकृत तो हुआ है, मतदाता सूची में नाम आया है, उन्हीं को पहचान पत्र देना है नागरिकता का। 2003 से पहले वाले को कुछ भी नहीं देना है। जिनके दादा है या दादी हैं, बहुत एज से पहले से है, उनको कोई पहचाना पत्र में पंजीकृत कराने की कोई जरूरत नहीं है। या उनको कोई मान लीजिए कि उससे सिर्फ वेरिफिकेशन हो जाएगा, वो वेरिफिकेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा, लेकिन उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट्स लगाना कोई जरूरी नहीं है। डॉक्यूमेंट्स उन्हीं का लगाना है जिनका 2003 के बाद पंजीकृत हुआ है। तो ये डाटा शायद ही यूट्यूब पर इतनी अच्छी जानकारी आपको शायद ही कहीं मिलेगी। मैं इन सारी चीजों को तथ्यात्मक रूप से लाने की प्रयास किया हूं, और यह अभी पीआईबी के द्वारा जो बहुत सारे चीजें जो सामने अभी तुरंत डाटे आए हैं, उस डाटा को मैं यहां पर रखने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए जो 35.6 लाख से फर्जी या डुप्लीकेट पहचान की गई है, उसमें 12.56 लाख मृतक है, 12.56 लाख मृतक है, और 17.30 लाख अस्थायी रूप से वह बाहर चले गए हैं, या तो देश छोड़ दिए हैं, विदेश चले गए हैं, और यहाँ पर अब वहाँ वास्ता नहीं है बिहार में, और यानी कि 12.5 लाख मृतक है। कई लोग जिनका पिताजी या दादाजी जो पेंशन या नौकरी पेशा होते हैं, कई ऐसे परिवार जो होते हैं वो उनको जो है कई बार उनके मृतक सर्टिफिकेट जो बनता है, जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र, वह कई बार नहीं बनाते हैं, या डॉक्यूमेंट्स को क्या करते हैं कि वह छुपा लेते हैं। तो इस स्थिति में कई बार होता है कि इसका नाजायज फायदा उठाते हैं। हालांकि इसके ऊपर 420 का केस लगना चाहिए, और 420 नहीं, और बहुत जघन्य अपराध की श्रेणी में हालांकि सरकार लाने के ऊपर अब विचार कर रही है। अगर ये आ जाता है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत डरने की आवश्यकता नहीं है, जो अनलीगल है उन्हें डरने की आवश्यकता है। हो सकता है कि उनकी सारी की सारी संपत्ति जब्त कर लिया जाए अगर इस ढंग की सरकार अगर नियम। अब एक चीज, इससे पहले मैं एक चीज और बता रहा हूं, कोई भी धन संपत्ति या मर्डर केस या किसी भी प्रकार का केस आता है, अगर कोई भी व्यक्ति अगर केस लड़ने में सक्षम नहीं है तो वह डरे नहीं, क्योंकि जिनके पास जानकारी है उनके पास जानकारी ही सबसे बड़ा एसेट्स है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर सक्षम नहीं हो कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का हम केस कैसे लड़े, हमारे पास तो धन नहीं है, बहुत सारा खर्चीला है, तो कतई घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप नालसा के वेबसाइट पर जाइए और नालसा के वेबसाइट पर अपने सारे उचित चीजों को रखकर आपको सरकार प्रक्रियारत वकील मुहैया कराएगी, और उसके लिए बहुत सारे एनजीओ वहां पर जुड़ जाएंगे,
बहुत सारे एनजीओ रहते हैं जो ऐसे लोगों को कोऑपरेट करते हैं, तो आपका वो हाईलाइट भी बन जाएगा केसेस, और दूसरी नंबर बात का पूरा मीडिया का उस पर जो है उस पर सारी चीजें फोकस हो जाएगी। और तीसरा जो सबसे बड़ी बात लिखेगा कि अब जो कर दिया गया, इससे पहले मैं वीडियो बनाया हूं, कोई भी केस अब ज्यादा लंबा खींचना नहीं है। बहुत जाएगा तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक तो मामला बहुत चीज आता कम है, तो 1 से 2 साल के बीच आपको किसी भी प्रकार का कितना भी जघन्य से लेकर और कितना भी कॉम्प्लिकेटेड कोई केस हो, उसका मुद्दा आ जाना है, या तो निर्णय आपके पक्ष में आए या आपके विपक्ष में आए, 2 साल के अंदर आ जाएगा। तो दूसरी नंबर बात है कि अब इन चीजों से भी नहीं डरना है कि भाई ये कोर्ट रद्द प्रक्रिया होगी तो लंबी प्रक्रिया चलेगी, ऐसी कोई बात नहीं। इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूं। तो ये बहुत बड़ी क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। इतने लोग अस्थायी रूप से या तो बाहर चले गए हैं या मृतक चले गए हैं, और उनके ऊपर यह जो है गलत ढंग से उनका नाम लेकर या हवाला देकर पेंशन उठाया जा रहा है, तो यह एक जो है 420 का केस और बहुत जघन्य अपराध की श्रेणी में रखने का विचार सरकार कर रही है। इसलिए ये सारे चीजों का सर्वेक्षण किया जा रहा है। इसके पीछे सिर्फ निगेटिव एक्सपेक्ट नहीं लेना है, और इसके कई ऐसे फायदे और कई ऐसे हर्डल है, उस चीज के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको 25 जुलाई तक जमा करने हैं, और देखिएगा मैं आपको जहां शक था वो शक की सुइयां वहीं पर जाने वाली है। ये सारी की सारी जो डुप्लीकेट वोटर पहचान की गई है या मतदाताओं की नागरिकता को साबित करना है 2003 के पंजीकृत के बाद वाले को, ये सब कानून बनेंगे जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 की धारा। याद रखिएगा, परीक्षा के दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 की धारा 21 क्लॉज 3 और मतदाता पंजीकरण अधिनियम 1960 के अंतर्गत यह सरकार काम करा सकती है। इसीलिए सरकार के ऊपर अगर सुप्रीम कोर्ट में केस गया था तो इसी का हवाला देकर सरकार यह केस, सरकार कहते हैं ये आपका जो है आपका इलेक्शन कमीशन जो है इस केस को जीत गई। हालांकि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे लोग जो है इस इलेक्शन के कमीशन के विरुद्ध में गए थे, लोग ने केस किया था, लेकिन यह केस हार गए। उसके पीछे कारण यह था कि सुप्रीम कोर्ट ने उसने वर्डिक्ट दिया कि यह जो सब कुछ चीज किया गया है वह जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 की धारा 21(23) और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के अंतर्गत यह अधिकार है किसको, माने इलेक्शन कमीशन को, कि वह ऐसा काम करेगी या कर सकती है। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि यह कुछ लोग जो इतना ज्ञानी बन के गए थे सुप्रीम कोर्ट में, इनके तो कुछ ना कुछ उनके पास में लॉजिक तो रहा होगा जिसके आधार पर केस बना होगा। तो इसके पीछे 2-3 कारण था। उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ इलेक्शन कंडक्ट कराना और मतदाता सूची में नाम जोड़ना और हटाना इनका काम है। लेकिन नागरिकता संबंधी जो भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक है, उसमें नागरिकता संबंधी कानून में अगर संशोधन करने का अधिकार संसद को है, किसी इलेक्शन कमीशन को नहीं है। तो इसका हवाला दे रहे थे कि नागरिकता से संबंधित नियम निर्णय लेने का अधिकार किस प्रकार से जो है इलेक्शन कमीशन को है, इस बेस पर जा रहे थे। लेकिन यह तो नागरिकता का मुद्दा ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह नागरिकता का मुद्दा ही नहीं है, तो इसमें सरकार हस्तक्षेप क्यों करेगी। यह तो मतदाता जनप्रतिनिधि अधिनियम के अंतर्गत उसे अधिकार है, और मतदाता पंजीकरण के नियम के आधार पर यह तो सर्वेक्षण कर ही सकती है। जो अनलीगल है उसका नाम हटा सकती है। तो सिर्फ नाम हटाई है, नागरिकता हटाने और ना हटाने का तो कोई उससे लॉजिक ही नहीं बनता है। क्या मेरे पास पहचान पत्र नहीं होगी तो क्या मेरी नागरिकता खत्म हो जाएगी क्या? अगर यह दिमाग में बात है तो यह सरासर गलत है, क्योंकि नागरिकता के लिए सिर्फ पहचान पत्र हो जाना, आधार कार्ड हो जाना
नागरिकता की प्राप्ति की को सुनिश्चित नहीं कराता है। यही कारण है बहुत सारे आधार कार्ड अनलीगल रूप से बने हैं, बहुत सारे चीजें अनलीगल रूप से बने हैं। उसी अनलीगलिटी को जो अनलीगल चीजें बनी है उसी चीज पर रोक लगाएगी यह सारी चीजें। और इसके लिए देखिए, और इससे कराने और इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सारे मांगों को खारिज कर दिया और वह कोर्ट में केस हार गए। एक चीज और मैं बात बता देना चाहता हूं कि सारी चीजें मैंने बता दिया, लेकिन एक चीज बताइएगा, क्या यह बिहार में वोटर वेरिफिकेशन जिसको हम सर कह रहे हैं, क्या यह बिहार में पहली बार हो रहा है या देश में पहली बार हो रहा है? नहीं, इससे पहले भी हो चुका है और कई बार हो चुका है। कम से कम यह 20 साल और 10 साल, कम से कम 20 साल और 25 साल के अंतराल में लगभग 2002-03 के आसपास, ऐसा अगर मुझे स्मरण है कि 2002-03 के आसपास ऐसा सर्वेक्षण हुआ था, जो शायद लोगों को स्मरण में ही नहीं है। बहुत जल्दी लोग भूल जाते हैं, स्मरण उनकी बहुत कमजोर है लगता है। ऐसा ही सर्वेक्षण हुआ था और इलेक्शन यह करवाती है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति मतदाता में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो उसको नाम कटना ही पड़ेगा, और जो व्यक्ति 18 साल का हो गया उसको नाम जोड़ना है, तो यह 15-20 साल 10 साल पर यह करना ही है और वह करते भी है इसी अंतर्गत। तो यह कोई बड़ी चीज है नहीं। और दूसरी नंबर बात यह है कि हाँ, यह एक भी बात जरूर विषय का हो सकता था कि यह जो 20 जो लगभग 11 प्रकार के पहचान पत्रों की बात की गई थी, तो उनमें लोगों को लगा कि ये 11 पहचान पत्र एक साथ देना पड़ेगा, तो यह एक थोड़ा हरकुलियस टास्क था। लेकिन उसमें से जब एक पहचान पत्र की बात की गई, हालांकि विपक्षी दलों ने काफी इस पर शोरगुल किए, तो उनमें एक पहचान पत्र देने की बात की गई, तो यह चीजें आसान हो गई। और यह चूंकि एक रत प्रक्रिया के अंतर्गत की गई है, इसमें बहुत ज्यादा मुद्दा नहीं बनने चाहिए। अब आते हैं इनके रियल मुद्दे के ऊपर कि इसके करने के क्या फायदे होंगे। क्या सिर्फ यह कर लिए और इसके अंतर्गत जो पहचान की गई है, मैं बताना चाहता हूं कि जितना जनसंख्या नहीं है उससे ज्यादा आधार कार्ड बने हुए हैं, उससे ज्यादा कई मामलों में तो जितना पेंशन भोगी नहीं है या जितना भी जो टैक्स पेयर नहीं है उससे ज्यादा पैन कार्ड बने हुए हैं, उससे कहीं ज्यादा जितना जनसंख्या नहीं है उससे ज्यादा इलेक्शन कार्ड बने हुए हैं। आप कहेगा कि ऐसा भी हो सकता है क्या? यस, डाटा मैं लेके बताता हूं कि इसका मतलब यह है कि कितना अनलीगल कार्ड बने हैं। यह तीन जिलों के बारे में मैं बताता हूं जिनकी सीमा बांग्लादेश से लग रही है। तो आज आप अगर सतर्क नहीं होइएगा, अगर आप अपने आसपास में रह रहे हैं, तो कौन सा व्यक्ति, चाहे शहर हो या गांव हो, कोई भी व्यक्ति अगर नया बस रहा है या कहीं पर अगर वह व्यक्ति किसी भी प्रकार से वहां पर अधिवास करना चाह रहा है, तो आप उस पर कड़ी नजर रखिए। यह व्यक्ति जो बाहर से आया है, यह व्यक्ति कहीं विदेशी तो नहीं है, कहीं बांग्लादेशी तो नहीं है, कोई पाकिस्तानी तो नहीं है, क्योंकि कल आपके लिए वही डिफरेंसेस क्रिएट करेगा जब जो है इसको अनबैलेंस होगा। इस चीज के लिए सिर्फ सारी जिम्मेदारी सरकारों के ऊपर नहीं छोड़नी है, बल्कि खुद जिम्मेदारी अपना भी उठाना है। मैं 3 चीजें बताना चाहता हूं, यह डाटा आपको कुछ दिनों के लिए बिल्कुल ही विवश कर देगा सोचने के लिए। यह 3, 4, 5 जिला की मैं चर्चा कर रहा हूं जिसकी सीमा कहीं ना कहीं यह जुड़ रही है बांग्लादेश से। किशनगंज का अभी मेरे पास डाटा आया है, किशनगंज में जो अभी SIR जो वोटर आईडी वेरिफिकेशन किया गया है, उसमें किशनगंज में 105, अगर मान ली कि 100 अगर व्यक्ति है तो वोटर आईडी 105.16, माने हर 100 व्यक्ति पर 5 से लेकर 6 वोटर आईडी एक्स्ट्रा पाया जा रहा है। ये कौन सा वोटर आईडी बना है? या फर्जी वोटर आईडी। या फर्जी वोटर आईडी कहां से आया होगा? क्या बांग्लादेशी घुसपैठी नहीं हो सकता है? दूसरी नंबर बात, अररिया में 102.3, यानी कि हर 100 व्यक्ति पर दूसरे तीसरा व्यक्ति
यह जो बना है एक्स्ट्रा वोटर आईडी का, वह को क्या बांग्लादेशी घुसपैठी नहीं हो सकता है? वो रोहिंग्या नहीं हो सकता है क्या? कटिहार में 101.23% या रोहिंग्या या फिर यह बांग्लादेशी घुसपैठी नहीं हो सकता है क्या? या पूर्णिया में 100.97, 1% ज्यादा, 1% कम नहीं होता है? अगर यह हजारों लाखों की संख्या में है, अगर किसी जिला की जनसंख्या, तो उसमें 1% और 2% और 6% तक निकाल के देखिएगा यह कहां से आएंगे। और दूसरी नंबर बात, यही आपको आपको जब दिक्कत तब होगी जब पॉपुलेशन का जो होता है कंट्रीब्यूशन होगा, वह बैलेंस जो होता है अगर बिगड़ जाएगी जनसंख्या का। मेरा कुछ जाति और धर्मों के प्रति नहीं है, लेकिन यह इशारा जान लीजिएगा कि जो यहाँ के मुस्लिम धर्म के लोग हैं वह कभी भी किसी दंगा या फसाद में, वह शांति प्रिय है, वह भारत के कल्चर को जानते हैं। लेकिन जो बाहर से आए हुए मुस्लिम है वह किसी भी दंगा फसाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसलिए कहने का मतलब है, चाहे वह दिल्ली के बेल्ट की तरफ अगर चले जाइएगा तो कुछ ऐसे जगह है, मैं उस जगह का नाम लेना नहीं चाहता हूं, चाहे हो सकता है यूट्यूब वाले स्ट्राइक भी कर देंगे मेरे ऊपर, तो मैं ये नाम कहना चाहूंगा कि उन इलाकों में बहुत सारे रोहिंग्या, बहुत सारे बांग्लादेशी हैं जहां पर स्नीचिंग होता है, मर्डर होता है और सामानों को ये किया जाता है। क्या इन चीजों को सिर्फ बिहार के लेवल पर ही नहीं, पूरे इंडिया लेवल पर मुहिम चलानी चाहिए? और तीसरा सबसे बड़ी बात, आपको धन और प्रॉपर्टी कहां से आई है? तीसरा, सरकार के प्रति सरकार जो है एक नियम लाने भी जा रही है, जो आपका प्रॉपर्टी जो आप इतना एक्वायर किए हुआ किस आधार पर किए, और आपका पे स्केल का था, पेमेंट कितना था, अपने अपना धन संपत्ति का किस प्रकार से किए हैं, इसके ऊपर भी सरकार हाल में लाने जा रही है, जो एक बहुत अच्छा चीजें है। और सबको आधार कार्ड से जोड़ा जाए ताकि होने वाली किसी भी प्रकार का जो इस प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन है, उन सारे डिस्क्रिमिनेशनों को सरकार ऐसे नियमों को लाकर बहुत ही स्वागत योग्य है। और एक जो जाना चाहिए कि राइट टू, हालांकि इस पर सरकार विचार भी कर रहा है, ये राइट टू प्रॉपर्टी के ऊपर सिर्फ इंडिविजुअल कह के काम नहीं चलेगा, क्योंकि यह जो प्रॉपर्टी आप बनाया जा रहा है या कहीं भी निबंधन होना चाहिए, या सिर्फ पायरेसी के नाम पर कि नहीं हमारी गोपनीयता है, ऐसी कोई गोपनीयता की कोई बात नहीं होनी चाहिए। यह सभी संपत्ति सार्वजनिक की जानी चाहिए। और यह प्रॉपर्टी किस प्रकार से बने हैं, कहां से बने हैं, कैसे आपका पे स्केल क्या था, आप इतना किस प्रकार से आप इन सारी चीजों को, और आप जब कर रहे हैं तो टैक्स पे ही क्यों नहीं है, आपके ऊपर टैक्स क्यों ना लगाया जाए। यानी कि ये सारे चीजों पर सरकार को इस पर अमल करनी चाहिए, तभी जो हम इक्वलिटीज की बात करते हैं तभी इक्वलिटीज लाया जाएगा। और हमें सतर्क रहना पड़ेगा इस सारी चीजों के ऊपर। हमें एक दो तीन चीजें बातें जो सामने लेकर ये ला रही है कि हमें अपने आसपास के लोगों को देखना है कि हमारे पड़ोस में कौन सा कोई नया व्यक्ति आया है, उस पर नजर रखना है। और दूसरी नंबर बात कि कहीं भी शहर में अगर बस रहा है, किसी बगल में अगर कोई मकान लिया है, जमीन लिया है, उस पर कड़ी नजर रखिए। और दूसरी नंबर बात कि यह व्यक्ति का एक्टिविटीज क्या है, ये भी नजर रखिए। और वह किस प्रकार का लाइफ स्टाइल में जी रहा है, किस प्रकार से ये की जा रही है, यह पड़ोसी का एक जागरूक नागरिक के माध्यम से उस पर आप कड़ी नजर रखिए। क्योंकि सतर्कता हटी और दुर्घटना घटी, वह सारी स्थिति कटिहार जैसी उत्पन्न हो सकती है, किशनगंज जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, सारी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ये सारी चीजें आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ये सारे चीज मैंने एक एक चीज को आपको ध्यान में रख दिया हूं। और अभी जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वह 94.68%, अभी तुरंत डाटा मुझे जो मिला है वह 96 अभी भी 6%, 5 से 6% लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। तो अभी तुरंत अभी कम समय है, जितना जल्दी हो सके उसका रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। भैया इसमें कुछ कठिनाइयां हैं कि वोटर आईडी वेरिफिकेशन को लेकर। पहले नंबर बार की वोटर आईडी वेरिफिकेशन इज नॉट ए प्रॉपरली, सुप्रीम कोर्ट का भी इस पर डिसीजन रहा है कि कोई भी आधार कार्ड या इलेक्शन कार्ड किसी की नागरिकता के लिए बहुत माने 100% ये श्योरिटी नहीं है कि वह नागरिकता का वह प्रामाणिकता ही देता है।
इसलिए कई प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न हो रही है। कई लोगों ने फर्जी वोटर आईडी बना लिया है, फर्जी जो है आधार कार्ड बना लिया है, पैन कार्ड बना लिया है, यानी कि उनका लाइफ स्टाइल नहीं है, लाइफ स्टाइल माने उस टाइप का नहीं है, यानी कि उनकी न पे स्केल उस टाइप का है, न उनका अर्जन इतना है, न बौद्धिक क्षमता है, और लाइफ स्टाइल इस प्रकार से वो मेंटेन कर रहे हैं जिस प्रकार का, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं फर्जी है। तो इस चीज के ऊपर भी नजर रखनी चाहिए कि आप किस प्रकार से आप पर्यावरण का दोहन भी कर रहे हैं। तीसरी नंबर बात है कि लाभ की स्थिति, लाभ क्या है, तो लाभ मैंने बता दिया है कि लाभ इस तरह की अगर वोटर आईडी वेरिफिकेशन होता है तो जो हमारे अनलीगल रूप से जो इंटर कर जाते हैं वो कई प्रकार से हमारे लिए घाटा हो सकता है। भारत जो है ना, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होते हुए भी सबसे ज्यादा लोक कल्याणकारी राज्य बनाने कल्याण के रूप में स्कीम चलाने वाला भारत वर्ल्ड का पहला देश है। लेकिन इसी स्कीम का फायदा उठाते हैं बांग्लादेशी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी का घुसपैठी, इन सारे स्कीम को यहां आना है, बच्चा पैदा करा लेना है, और बहुत ये सारी चीजें स्कीम से मिल जाती है, और एक का एक कॉलोनी बन जाता है। उसके बाद तो वो पूरा का पूरा डिस्टरबेंस करके वो रख देते हैं। एक बार वोटर आईडी बना, वो अधिकार जताने लगते हैं, मैं देश का नागरिक हूं। एक्चुअली वो देश के नागरिक नहीं है, बल्कि वह आपके लिए सरदर्द है। इन सरदर्द को समझना होगा। कमियां बहुत सारी हैं। कमियां अगर मैं निकालना चाहूं तो वोटर आईडी वेरिफिकेशन सिर्फ 20 साल पर ही क्यों? मेरा एक सुझाव है कि जिला स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, कमिटी बैठनी चाहिए, और जितना भी जो एरिया बॉर्डर एरिया से लगे हुए हैं वो हर साल मॉनिटरिंग होने चाहिए, कमिटी गठित की जानी चाहिए, और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या बहुत सारे जो फोर्स है उनको किसी भी प्रकार से मॉनिटरिंग की जानी चाहिए कि कौन सा जो है व्यक्ति कहीं इसमें जो है इलीगल रूप से कहीं इंटर तो नहीं कर रहा है भारत में, उसकी पूरी मॉनिटरिंग होनी चाहिए जीपीएस सिस्टम के माध्यम से, उपग्रह के माध्यम से। ये सारी चीजें होनी चाहिए। सिर्फ 20 साल पर क्यों होनी चाहिए वोटर आईडी आप कर रहे हैं? इससे आम आदमी भी परेशान होता है, तो सरकार को इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए। और समीक्षा तो मैंने कर ही दिया है कि इसमें कुछ कमियां होने के बावजूद भी ये होना जरूरी है कि नहीं? और कई ऐसी चीजें उभर के सामने आती है। कई लोगों का जो है मतदाता पहचान पत्र में नाम रहता है, एक्चुअली वह कई बार आकस्मिक मृत्यु या उनकी जीवन काल जो है समाप्त हो जाती है, फिर भी उनका नाम चलते रहता है। तो कुछ चीजें नई नामों को जोड़ना भी है, जिसमें 18 साल जिनका हो चुका है उनको इलेक्शन कार्ड में जोड़ना भी है नाम। भाई इस पर क्या बोलूं और नहीं बोलूं? जो बोलना था, जो शायद ही किसी यूट्यूब के इतिहास में किसी ने हिम्मत किया होगा इस टाइप का बोलने का, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता है, और न मुझे डर लगता है न भय लगता है। मैं बेबाकी के साथ और बिल्कुल डाटा के साथ बातचीत कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैं कोई अपनी कपोल कथा और कहानी लिखी है, ये पूरे डाटा के साथ, पीआईबी के साथ, भारत सरकार के डाटा के साथ, पीआरएस के डाटा के साथ बोल रहा हूं, और इन्हीं की सारी चीजों की समीक्षा कर रहा हूं। आज थोड़ा लंबा वीडियो हो गया। मैं तो आया था 15 मिनट का एक शॉर्ट वीडियो लेकर आता हूं, लेकिन 15 मिनट रह कहां पाया जाता है। चलिए मैं इस चीज को आज यहीं पर समाप्त करता हूं। मेंस के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका लगाएगा। लगता है कि ये सारी चीजें जो बताया है, जितना डाटा बताया है, इसी पर मेंस के मार्क्स आएंगे, सिर्फ बात बनाने से नहीं आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों का विराम देता हूं। अपने दोस्तों शेयर में इन सारी वीडियो को आप फैलाइए, ताकि आपको जागरूक हो सके, देश के नागरिक जागरूक हो सके। धन्यवाद।